उस टाइम राजनीति इतनी गहरी थी कि चौटाला साहब और चौधरी रणजीत सिंह की इतनी खिंचाव था कि चौटाला साहब तो मेरे साथ थे और ये महेंद्र सिंह मलिंग जो डीजीपी रिटायर हुए हैं ये उस टाइम डीआईजी सीआईडी थे। प्रोफेसर संपत सिंह उस टाइम गृह मंत्री थे। तो उस टाइम की राजनीति में बड़ा इंटरफेरेंस था। जैसे मतलब कोई भी आउटसाइडर जाता, मेरे तो भाई तक को अंदर कर दिया है। राजेंद्र सूरा भी उस टाइम मेरे लिए गया था। तो मेरे सामने ही जसवीर सिंह का मर्डर हुआ उस टाइम 86 में जो मर्डर हुआ था। और जैसे मैं खाना खाने घुसा हूँ इधर से, वो नरहरी हॉस्टल और प्रताप साथ साथ ही है, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। इधर उनकी मैच थी नरहरी की, इधर इसकी मैच थी। तो उसके उसी टाइम चक्कू मारे हैं तब। तो वो नीचे पड़ा था, फिर मेरे को वो मार मूर के भागे। तो मैं उसको उठा के और रिक्शा में डाल के ले गया था। पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी है जी। तो उन्होंने 68 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी। और जब कॉन्वोकेशन हो रहा था तो चौधरी बंसीलाल उस वक्त सीएम थे जी। चौधरी बंसीलाल ने जब यूं कहा भी गुंडों को डिग्री दी जा रही है, तो उन्होंने ये कह के वो डिग्री पाड़ दी थी। गुंडों जब डिग्री गुंडों को बांट रही तो फिर डिग्री देने की जरूरत क्या है। जयप्रकाश आज कुछ भी हो, एमपी जो मौका है वो चौधरी देवीलाल की देन है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये तो +2 पास है, हमारे पास आते रहते थे यूनिवर्सिटी में। 89 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जयप्रकाश वहाँ एक महीना रहा। युवा लोकदल का अध्यक्ष था। हिम्मत सिंह नैन प्रधान बने थे और उनका मार्जिन सब 1 वोट का ही था। रोशन नैन चुनाव आ रहे थे नरवाना से, तो दरोती से। वो करना खेड़ा से थे हिम्मत सिंह नैन और रोशन नैन वो दरोती का। हिम्मत सिंह नैन उनके भाई थे क्या? सत्तू नैन के? हाँ, सत्यप्रकाश नैन। ठीक है। ये वर्डिंग अजय सिंह चौटाला की, मतलब हमारी दुकानदारी बंद करेगा तो, मतलब ये वर्डिंग। मतलब अजय सिंह ये चाहते थे कि चुनाव बंद तो बंद, बाल मत करो। कभी नहीं। इवन दिग्विजय ने जब इंसो के प्रधान थे, उसके बाद वो जेजीपी में आ गए बाद में तो, लेकिन वो लगातार, चाहे वो गठबंधन में सरकार उन्होंने चलाई हो, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बन गए तब भी कि हम छात्र संघ जो है चुनाव बहाल होने चाहिए, वो चीजें सारी की सारी। दिग्विजय ने कदे कॉलेज का मुंह कौन देखा, तो क्या की हुआ है अध्यक्ष था। तो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं। इनको आज छात्र राजनीति क्या पता, कुछ नहीं। ये पटेल नगर मर्डर इसलिए करवाया गया था कि वोटिंग कम हो। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ठीक है। शहर में जो ना लोकदल का कुछ नहीं था। जेल में भी गया हूँ मैं और थाने में भी रहा हूँ। मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। जेल में कितना टाइम रहे आप? जेल में अम्बाड़ा जेल में रहा हूँ मैं 1 हफ्ता। अच्छा। मैंने देखा जेल का भी सिस्टम। जेल में भी वही कामयाब है जो बदमाश है या पैसे वाला है। जेल का अनुभव कैसा था? जेल का अनुभव यार, जो बदमाश है ना वही कामयाब है। चोर और जेब कितने वहां पिटते हैं, वो तो मालिश करते हैं जो बड़े बड़े कैदियों का। 76 से 77 में देवेंद्र शर्मा जब इमरजेंसी आई तब वो प्रेसिडेंट था। उसके बाद सरदार मक्खन सिंह बना था और सरदार मक्खन सिंह एक ही बार सरदार जो है ना कुछ तरह यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना है। अच्छा। और फिर मक्खन सिंह का मर्डर पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत है। अब जैसे आशीष कुक्की है, हाँ, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा है स्टूडेंट यूनियन का, शायद 2 बार रहे। 2 बार रहा है। और अब उसके बाद इसके साथ एक दुर्घटना हादसा हो गया था, उसके बाद हो गई थी। हादसा होने के बाद फिर ये हालांकि कम बैक किया इन्होंने उसके बाद। हाँ, लेकिन अब जैसे जिला परिषद मेंबर भी है और दावेदार भी था। बहुत से हमने छात्र नेता देखे हैं जो विचित्र यूनिवर्सिटी में रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। हाँ, कुछ कामयाब नहीं हो पाए जी, ऐसे बहुत से हैं जो कामयाब नहीं हो पाए। चुनाव ऐसा होना चाहिए छात्र संघ राजनीति में, सभी कॉलेज के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है ना, ऐसे चुनाव होना चाहिए सारी यूनिवर्सिटियों का। जितने भी कॉलेज हैं सबका चुनाव प्रधान एक बनना चाहिए। फिर देखो अब राजनीति, और फिर देखो उनके चौधर। मेरे नाम से 10 साल ग्रुप चला है। अच्छा। 86 से 96 तक मेरा पूर्णिया ग्रुप चला है, मैंने चलाया ग्रुप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के हमारे बेहद खास मेहमान हैं। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि आप तमाम लोग जो है वो इनको जानते हैं। डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं, बायोलॉजिस्ट रहे हैं और हिसार जिले में किरोड़े इनका गांव है। और उनके साथ साथ जिस तरीके से इनका जो छात्र जीवन रहा, क्योंकि ये जो आज वीडियो बनाने का जो खास मकसद है, जो लगातार हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के, बहुत सारे साथियों के फोन भी आ रहे थे कि जो कहीं ना कहीं उस समय में छात्र राजनीति होती थी, छात्र संघ के चुनाव होते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा महत्व था
जो आज नहीं रहा, और छात्र संघ चुनाव कब डायरेक्ट हुए, कब इनडायरेक्ट हुए और कब बंद हुए, और कब किस किस सन में कौन कौन प्रधान रहा, हम चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अन्य कॉलेजेस की बात करें, तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है, और 35 साल से जिनकी उम्र कम है अभी उनके लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके समझ में आएगा कि उनके जब फादर, चाचा, ताऊ या उनके दादा जब वो कॉलेजेस में पढ़ते थे तो किस तरह की चुनौतियां होती थी, किस तरह का जीवन उनका रहता था। और डॉक्टर पूनिया साहब के बारे में एक बात ये भी है कि जब तक ये जॉब पर रहे तो इनकी जो जॉब है वो काफी विवादों में भी रही, और काफी सारे सवाल इनको लेकर खड़े हुए। और बड़ी बात यह भी है, डॉक्टर रमेश पुनिया ने कभी भी नौकरी पर रहते कोई डर इनको नहीं रहा, कोई चिंता इनको नहीं रही। और यहाँ तक कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के बिल लाखों में बन जाते हैं, जिसको हम यूं कहें कि नाजायज बिल बन जाते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़कर भी उनके बिल कम करवाना हॉस्पिटल के, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण इनके मिल जाएंगे। उनके साथ साथ कोरोना का काल जो पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने उसको सहा, तो कोरोना काल के अंदर कोरोना वॉरियर बनकर जो डॉक्टर रमेश पुनिया ने भूमिका निभाई, और जो इनके कहीं ना कहीं जो इनको काम करना था उस काम में, चाहे कोई कितना मर्जी बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे किसको किसी भी पॉलिटिशियन का संरक्षण प्राप्त हो, इन्होंने अपनी ड्यूटी की जो यानी कि जो कर्तव्य जो निष्ठा होती है उसको बिल्कुल इनको बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से निभाया। तो ये सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो छात्र जीवन को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर रहने वाली है। आपके भी जो है बहुत सारे ऐसे सवालात मन में आएंगे, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र होगा जो कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़ी होगी, और आपने भी वो जीवन जिया होगा। तो आप भी खुलकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और आपके जहन में कोई सुझाव या कोई बात आती है उसको भी लिखकर जो है वो आप हमें बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरा और आपका जो वार्तालाप होगा वो उनको पसंद आएगा। और नए साल की शुरुआत पर मैं उनको आने वाले पूरे वर्ष में शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उन सभी दर्शकों का जो साल है वो बहुत अच्छा बीतेगा। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जर्नी बहुत बड़ी लंबी होती है, क्योंकि आपका वो छात्र राजनीति का जीवन, क्योंकि जितना मैं आपको समझ पाया हूँ और जितना मैंने आपके बारे में जाना है, अगर मैं सही हूँ तो डॉक्टर रमेश पुनिया का जो जीवन है वो चाहे छात्र राजनीति का रहा हो, या फिर वो नौकरी के दौरान रहा हो, या फिर नौकरी के बाद भी, आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा जनता के लिए समर्पित रहा। नौकरी पे रहते भी आपने कहीं परवाह नहीं की, छात्र राजनीति में आपने परवाह नहीं की, और अब यानी कि कैसे समाज सेवा की जाए, कैसे किसी न किसी की सहायता की जाए, उसके लिए आप लगातार जो है लगे रहते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र, और बहुत सारी दुआएं, लाखों लोगों की दुआएं भी आपके साथ रहती है। तो मैं समझना चाहूंगा सर कि पहले की जो छात्र राजनीति होती थी किस तरीके की चीजें, और क्योंकि देखिए हमें ये भी था कि फैक्ट के साथ कोई इन चीजों को बता पाए, क्योंकि आपने तो प्रधान के जो चुनाव भी लड़े हैं, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अन्य कॉलेजेस की बात करें, आपने वो छात्र जीवन जिया है। तो आप हमें प्लीज, हमारी मतलब रिक्वेस्ट है कि लगातार शुरुआत से आप बताने का प्रयास करें कि किस तरीके से वो चीजें शुरू हुई और कैसे कैसे आपके जीवन में चीजें आई। देखो, छात्र राजनीति जो अब राजनीति है उसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जो युवा है वो कॉलेज से ही स्टार्ट हो जाता है अपने अधिकार, उसको क्या क्या अधिकार हैं और कॉलेज में क्या क्या समस्याएं हैं, विश्वविद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं, सब फेस करनी पड़ती है। हम आए प्रतिदिन आपके माध्यम से देखते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते हैं भी फलां यूनिवर्सिटी में रात को छात्राएं आंदोलन पर बैठ गई या छात्र आंदोलन पर बैठ गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आज के दिन 96 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे। 96 में चौधरी बंसीलाल ने चुनाव बंद किए थे, तो छात्र संघ चुनाव। उससे पहले छात्र संघ चुनाव हमेशा होता ही रहा है। एक दो साल कोई बीच में रह गया हो किन्हीं कारणवश तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज तो चुनाव हमेशा लगभग चलते रहे। और उस चुनाव की राजनीति ने हमें ऐसे बहुत से
वो भी दिए, दौर दिखाए। राजनीतिक व्यक्ति भी दिए जिनका एक अलग मुकाम है, जैसे पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी है जी। उन्होंने 68 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी। और जब कॉन्वोकेशन हो रहा था तो चौधरी बंसीलाल उस वक्त सीएम थे जी। चौधरी बंसीलाल ने जब यूं कहा भी गुंडों को डिग्री दी जा रही है तो उन्होंने ये कह के वो डिग्री पाड़ दी थी। वे गुंडों जब डिग्री गुंडों को बांट रही तो फिर डिग्री देने की जरूरत क्या है। जी। पहला ऐसा इंसान जिसने डिग्री ऑन स्टेज फाड़ दी थी अपनी डिग्री को, और फिर उसने जो भुगता है एक अपने इस जीवन में, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक अलग मिसाल थी, एक अलग व्यक्तित्व था। और बहुत ने नेताओं ने उनको ऑफर दिया भी आप हमारे यहाँ से लड़ दो, इस पार्टी से लड़ दो, लेकिन वो अपने एक सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। जी। और जैसे देवेंद्र शर्मा है जी, 76-77 में प्रधान थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, और उस टाइम जयप्रकाश नारायण की जो काल आई थी सभी छात्रों को भी युवाओं को भी इमरजेंसी के टाइम में, जेपी आंदोलन, उसमें वो देवेंद्र शर्मा उभर के आए थे और फिर बाद में वो एमएलए भी बने, चेयरमैन भी रहे, विभिन्न उसमें रहे पोस्टों पे। ऐसे बहुत से है, जैसे अब शेर सिंह बरसामी जी है, ये भी प्रधान रहे हैं छात्र संघ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, ये भी प्रधान रहे हैं, ये भी आगे राजनीति में आए थे। और ये जो हर्ष कुमार जी हैं, ये भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र, मंत्री रहे थे, मंत्री, ये भी हाँ राजनीति में आए थे। छात्र संघ राजनीति ने बहुत से दिए, हाँ कुछ उभर भी नहीं पाए, जैसे संपूर्ण सिंह है, एक अच्छा नेता मानता हूं मैं इसको, भिवानी महेंद्रगढ़ साइड में जो उसने लड़ाई लड़ी छात्रों की, बहुत अच्छा नेता मानता हूँ उसको, मैं रिगार्ड करता हूँ उस आदमी का। हालांकि वो है हिसार जिले से, तुराना गांव से, हाँ, लेकिन उसने पढ़ाई उसकी वहां हो रही है, तो उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि उस टाइम भिवानी रोहतक यूनिवर्सिटी का एक वो होता था, जो कॉलेज थे भिवानी वो सारे रोहतक यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं एमडीयू में, लेकिन उसने अच्छा कार्य किया, आज भी मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, मिलता भी रहता हूँ, अच्छा आदमी। ऐसे बहुत से, जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी में हुए देवेंद्र कोच था, परमजीत तैलान था, और ये जो उसके बाद फिर ये रजिस्ट्रार रहा शिवाच, ये भी था, ये भी वहां का प्रधान रहा। तो ऐसे बहुत से छात्र नेता रहे हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र की जहां तक बात की जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका जो संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये 1956 के अंदर 11 जनवरी 1956 में इसका शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसको एज संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और इसको जो 1959 में चौधरी हरद्वाई जब वाइस चांसलर होते थे इसके, उन्होंने इसको जो है ना रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया था और मल्टी फैकल्टी जो है ना दिया था। उसके बाद दत्ता साहब भी रहे, एस के दत्ता जी रहे, और ये लाला सूरजबान भी वाइस चांसलर रहे हैं, जो पुराने वाइस चांसलर जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक किस्म से सींचा था, शुरुआत की थी, ऐसे बहुत से रहे हैं। और क्या हुआ कि ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी कब बनी? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हरियाणा के सारे कॉलेज थे, तमाम कॉलेज 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। उसके बाद भी सन 1974 तक हम 8 साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें मिलती रही। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी हरियाणा के कॉलेज थे वो उसी के अंडर आते थे। 30 जून 1974 को चौधरी बंसीलाल ने ये हरियाणा के जितने भी कॉलेज थे वो इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएट किए थे। क्या वजह क्या थी, वो वाक्य क्या था? वाक्य ये था कि ज्ञानी जेल सिंह जब पंजाब के सीएम थे उस टाइम, और लाला सूरजबान वाइस चांसलर थे, कॉन्वोकेशन पे चौधरी बंसीलाल जी को बुलाया तो डायस पे उनके लिए चेयर नहीं रखी गई। अच्छा। वो इस बात से इतने आहत हुए कि उन्होंने सेम डे चौधरी बंसीलाल जी की एक खास बात जो उनके बारे में प्रचार भी थी, उन्होंने करके भी दिखाया, जो फैसला करते थे वो तुरंत करते थे और उसको अमल में लाते थे। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है भी, ये जो आपने देखा होगा नगोरी गेट वाला एपिसोड, यहाँ पे मोड़ होता था तो कहता भी मैं सिरसा से वापिस आ रहा हूँ, इतना आऊं मुझे ये मोड़ मिलना नहीं चाहिए। उनकी कहावत भी उनकी रहती है, सड़क का मोड़ बिल्कुल वो मोड़ है, मैं छोड़ूंगा नहीं बोला। बिल्कुल। तो ये जो ठान लेते थे करते भी थे। एक सबसे बड़ी बात है, चंडीगढ़ जाने का रास्ता भी एक उदाहरण है कि हम पंजाब से क्यों जाए हरियाणा, वाया पंजाब। जब ये पंजाब वाला एपिसोड हुआ SYR लड़ा, उन्होंने तब बनाया था। देखो उस आदमी में आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन
उस आदमी में कथनी और करने में फर्क नहीं था। एक खास बात थी। सबसे लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है हाँ। चीफ मिनिस्टर, शायद 11 साल 282 दिन, यानी सबसे लंबा कार्यकाल लंबा रहा। शायद चौधरी बरनाल का ना रहा हो मेरे ख्याल में, मुझे 12 लगता है साल कि रहा हो कभी। हो सकता है थोड़ा ही फर्क होगा, थोड़ा फर्क है, लेकिन वो सबसे यंग मुख्यमंत्री थे जी, जो सबसे पहले बने थे 68 में जी। और उन्होंने जैसे पृथ्वी सिंह ने उनके साथ ऐसा किया, फिर बाद में उनको एहसास हुआ, पृथ्वी सिंह जी को बुलाया उन्होंने जी, भी आप जो है ना हमारे साथ आ जाओ राजनीति में, लेकिन पृथ्वी सिंह ने किसी भी गए नहीं। उन्होंने एमएलए तो पृथ्वी सिंह कभी का बन जाता, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों समझौता नहीं किया, क्योंकि ये वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे जी। और उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी थी जो आज भी है। तो हमने जैसे अब रघुविंदर तंवर एक हिस्ट्री के प्रोफेसर अभी रिटायर हुए हैं वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो भी 75-76 में रजिस्ट्रार भी रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं जी। ऐसे बहुत से हमने छात्र नेता देखे हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। हाँ, कुछ कामयाब नहीं हो पाए जी, ऐसे बहुत से हैं जो कामयाब नहीं हो पाए। जो जिस जैसे अब ये गौतम सदाना है, हाँ, अब आप लोकल उठा लो, बिल्कुल, ये डीएन कॉलेज का सेक्रेटरी रहा है ये भी, और बाद में ये अपना मेयर भी बना, पिछले इस पहले प्लान में मेयर यही था। तो ऐसे छात्र राजनीति से जुड़े बहुत है। अब जैसे आशीष कुक्की है, हाँ, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा है स्टूडेंट यूनियन का, शायद 2 बार रहे, 2 बार रहा है। और अब उसके बाद इसके साथ एक दुर्घटना हादसा हो गया था, उसके बाद हो गई थी, हादसा होने के बाद फिर ये हालांकि कम बैक किया इन्होंने उसके बाद, हाँ, लेकिन अब जैसे जिला परिषद मेंबर भी है और दावेदार भी था आदमपुर का। तो ऐसे बहुत से है उदाहरण, जैसे कर्ण दलाल भी छात्र राजनीति में था, कर्ण दलाल भी कुछ यूनिवर्सिटी से पास आउट है जी। और ऐसे बहुत से हैं मेरे को जो दिमाग में आ रहे हैं। प्रोफेसर छतरपाल भी, छतरपाल नहीं राजनीति में नहीं था, क्योंकि छतरपाल तो इसने तो मिलिट्री साइंस से एमए किया था। अच्छा, वो उधर से किया था यूपी में। मिलिट्री साइंस की एमए पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी जी। जितने मिलिट्री साइंस के लेक्चरर लगे थे ये चौधरी बरनाल के टाइम में, ये सब मेरठ से करके आए थे। मेरठ में मिलिट्री साइंस की एमए होती थी, मेरे को याद अच्छी तरह से। हमारे यहाँ कुछ जैसे चीजें, जर्नलिज्म भी नहीं था, आपको तो अब तो जर्नलिज्म बहुत कॉमन हो गया। जैसे शुरुआत हुई थी कोठियाला साहब ने की थी, प्रोफेसर भीम सिंह दैया जब वाइस चांसलर थे, वो जर्नलिज्म को लेके आए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। ऐसे बहुत से कोर्सेज है जो अलग अलग लेके आए। जैसे अब पहले क्या था, जैसे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे तो छात्र राजनीति के साथ हमने कभी सिद्धांतों समझौता नहीं करते थे जी। अब तो जैसे 1 मिनट में बुला लेते हैं, पुलिस का डर दिखा दिया तो तुरंत समझौता कर देते हैं, क्योंकि ये जो राजनीति छात्र राजनीति जो अब कर रहे हैं ना, ये तो एक राजनेताओं की छत्र छाया में कर रहे हैं जी। क्योंकि 96 के बाद जितने भी छात्र संघ की जो इनकी जो पार्टियां होती है ना, वो इनके औलादों ने हथिया ली। चुनाव तो कभी हुआ नहीं 96 के बाद। जैसे कोई अपना पार्टी बना ली, जैसे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उसमें अपने भव्य बिश्नोई को छात्र विंग का बना दिया। ऐसे ही आप इनसे लगा लो, क्या नाम है, दिग्विजय का बना दिया, इनसो का बना दिया। और इस कांग्रेस में जैसे कल्चर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जैसे अब डॉक्टर केवी सिंह के बाद शायद अमित सियाग था जी, वो बना रखा था शायद इसका। और ऐसे बहुत से हैं। अब जैसे अशोक तंवर, ये भी छात्र राजनीति की देन था, जेएनयू से प्रेसिडेंट था ये। इवन रणदीप सुरजेवाला, अमरिंदर बड़िंग, हाँ, ये भी यूथ कांग्रेस में थे। तो ऐसे बहुत से हमारे रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो है ना, हम छात्र राजनीति को ये चीज थी कि वो जरूरत बहुत होती थी, क्योंकि 150 किलोमीटर से बच्चा जब आता था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मर्सी चांस लेना है तो भी यूनिवर्सिटी से मिलना था जी। मर्सी चांस मतलब पहले क्या था, 1ली से 5वीं तक के बाद इंग्लिश शुरू होती थी जी। हिंदी मीडियम था, 5वीं में ABCD सीखता था बच्चा। तो इंग्लिश के अंदर तो इतनी कंपार्टमेंट थी। इंग्लिश का पेपर तो ऐसे था हमारे लोकल बच्चों के लिए, गांव के देहात के बच्चों के लिए, जैसे कर्ण का पहिया दस गया, महाभारत में दस रहा करता, वो 2 चांस लिए, 3 चांस लिए, मर्सी चांस, बोले जी मर्सी चांस दिलवा दो। तो मर्सी चांस के लिए हमारे बड़ी लाइन लगती थी, बोले जी मर्सी चांस दिलवा दो। अच्छा, फिर
यूएमसी इतने बनते थे, अनफेयर मीन केस, जिसे नकल मारना जो था, जी। क्योंकि बेचारे पास होते नहीं थे और नकल मारने की यही एक कोशिश, माध्यम था, यही माध्यम आगे था। सरकने का। और हमारे पास दिल्ली यूं मान के चलो भी 100 मर्सी इसके यूएमसी केस की सुनवाई आती थी, जी। और प्रोफेसर आईएएस गुरु होते थे केमिस्ट्री के, वो उसके हेड होते थे केमिस्ट्री के, यूएमसी कमेटी के। मैं उनके घर जाता था, मेरे पे टूट के पड़ते, बोले यार तने यो काम है कि बे तुम नकल लड़े उठाए फिर, मतलब ये लोकल बच्चे, देहात के बच्चे हैं बेचारे। एक ये इनको कभी एबीसी सीखी तो इन्होंने है नहीं, 5वीं क्लास में इन्होंने एबीसी सीखी, कैसे पढ़ेंगे जी? क्यों अब तो जो है ना, माँ बाप अपने बच्चे करियर के प्रति बड़े चिंतित है। हाँ, जैसे मैं अपनी लगाऊं, मैं 67 में ही सहारा गया था, मेरे फादर 66 में ही जॉब लग गए थे जी। मेरा जन्म 66 का है, तो मेरे को मेरे फादर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, ये जो राजगढ़ रोड पे स्कूल है, सीनियर मॉडल स्कूल जी, ठाकुरदास भार्गव, इसमें इंग्लिश मीडियम थी और कैंपस स्कूल में इंग्लिश मीडियम था। 2 ही स्कूल होते थे उस टाइम, ये यशोदा वसोदा जब स्कूल नहीं होते थे, ठीक है। तो बाकी हरजी राम था, सीएवी स्कूल था, ये सब हिंदी मीडियम थे। एक यही स्कूल था जो इंग्लिश मीडियम था। तो हमारे जैसे मेरे फादर की सोच थी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं अपने बच्चे को, तो मेरे को पढ़ाया 5वीं से 10वीं तक। और जितने भी ये डॉक्टर अमित मेहता है, ये भी हमारे सीनियर थे जी, सुखदा वाले जो है। ऐसे बहुत से डॉक्टर जो निकले थे, डॉक्टर नागपाल थे जो पीछे ऑर्थो वाले हुए, डेथ होगी उनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था, पहले पेरेंट्स, एक तो बच्चे जो ना साधन लिमिटेड थे जी, सीमित साधन थे। जैसे पुराने टाइम देखो भाई, लाहौर पढ़ाने जाते थे इनको, जो पुराने बहुत हमारे से बहुत पहली जो जनरेशन थी, वो लाहौर पढ़ने जाती थी। और अब तो जगह जगह यूनिवर्सिटियां होगी, जगह जगह कॉलेज खुल गए, लेकिन शोषण है, छात्रों का शोषण है इस टाइम। जैसे एक कमरे में 3-3 4-4 ठूस देते हैं, मैंने देखा। मैं इसमें जीजी में भी गया हूँ, हॉस्टल नहीं है जी। ऐसे ही एचई में। अच्छा, फिर जैसे मेस की बात जहां तक आ जाती है, मेस में खाने की क्वालिटी इतनी जीरो। अब ये ठेकेदार सिस्टम कर दिया, मेरे को नहीं लगता कि बहुत कम जगह कोऑपरेटिव मेस होगी। पहले क्या था, कोऑपरेटिव मेस होती थी, कोऑपरेटिव मेस में जो बच्चे हैं ना, वो अपने आप मैनेजमेंट करते थे और खाने की कॉस्ट बहुत कम आती थी। और उसमें क्या था, और खर्चा बहुत कम था। जैसे हॉस्टल की फीस मान के चलो 100 रुपए होती थी सारे कमरे की फीस। अब तो कमरे की फीस बहुत ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन पेरेंट्स देते हैं। देहात का बच्चा आता है, जैसे डीएन कॉलेज का हॉस्टल है, हॉस्टल तोड़ दिया, खत्म हो गया हॉस्टल। जाट कॉलेज का हॉस्टल भी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ डिमांड होती थी जी। पहले लोग स्पार्सों से कमरे मिलते थे, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बात हो चाहे कहीं का हो। जब से पीजी का ट्रेंड आया, अच्छा, फिर उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। पहले वार्डन था, वार्डन थी, या वार्डन या लड़की था, तो कंट्रोल भी होता था, टाइम लिमिट होती थी। अब तो जगह जगह पीजी खुल गए, रात को 1-1 बजे भी लड़कियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, क्राइम बढ़ता, सारी चीजें आई हैं। तो अब जैसे बच्चे को किसी प्लेटफॉर्म पे जाना होता, छात्र राजनीति में कोई राजनीति तो है नहीं जी, वो तो जाके रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कर करके चक्कर काट काट के अपना आखिर में तंग हो जाता है। फिर उसमें क्या है, हमारे टाइम में मर्सी चांस के पैसे नहीं होते थे कोई जी, अब तो मर्सी चांस के 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं, मर्सी चांस की फीस लेते हैं। अब मान लो सीट वैकेंट रह जाती थी, तो प्रिंसिपल लिख देता था, सीट इज वैकेंट इफ अलाउड बाय द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर ही अलाउड करता था डेट निकल जाने के बाद। अब तो जैसे सीटें खाली पड़ी रहती है जी। पहले ये था भी ट्रेंड, प्रिंसिपल रिकमेंड करेगा, फिर वो हमारे पास आते थे, फिर हम गट्ठे करके 50-50-100 के दिल्ली वाइस चांसलर ऑफिस में दे आते थे, वीसी साहब को दे आते थे, मेरे एडमिशन 50 है, तो 50 के 50 हो जाते थे, उनको शाम तक लेटर मिल जाता था। पहले ये समस्याएं थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी। अब तो ना तो लोगों को परेशानी है, जैसे ये बस पास की लगा लो, फीस की लगा लो। अब कितनी शिक्षा कितनी महंगी होगी, बिल्कुल एक गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ये मान के चलो, एजुकेशन लोन कर दिए, लोन में तो आप कर्जदार बना रहे हो, क्यों जी? उसको मतलब कमाने से पहले उसको ऊपर सिर पे बोझ रख जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गए, आप वहाँ हॉस्टल में भी रहे, तो मतलब थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से मैं जानना चाहूंगा, कब आप वहाँ आपने एडमिशन लिया और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब हालांकि आप पहले स्कूल से ही, मैं बात करूं 10वीं स्टैंडर्ड की या 11वीं 12वीं, लेकिन प्रॉपर जब आदमी कॉलेज में आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें कि आपको भी इनके अंदर एक्टिव होना चाहिए, इन चीजों में आना चाहिए। क्या आप उस वक्त के जो राजनेता थे,
उनके साथ क्या रहते थे, या फिर कहाँ से ये चीजें मिलती थी कि मुझे एक्टिव, क्योंकि बड़ी बात क्या है, शायद ऐसा इक्का दुक्का ही उदाहरण होगा कि कोई साइंस का स्टूडेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया हो, और आपने तो साइंस साइड से की थी, हालांकि आर्ट्स कॉमर्स वो चीजें हैं, लेकिन साइंस वाला, क्योंकि उसको तो पढ़ाई से अगर उसकी हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी उस दौर में। तो कैसे आपको ये लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए और एक्टिव तरीके से आना चाहिए? देखो, छात्र राजनीति में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बीएससी, पहले मैंने प्री मेडिकल किया, प्री मेडिकल में फिर चौधरी हरदवाईलाल वाइस चांसलर थे इसके पीजीआई रोहतक के, जो यूनिवर्सिटी होती थी, और एक ही मेडिकल कॉलेज होता था हमारा उस टाइम ये। और उस टाइम फीस थी 60,000 रुपये एडमिशन के लिए, डॉक्टरी में एडमिशन के लिए। तो फीस भी मेरे फादर के पास नहीं होती थी। प्री मेडिकल किया तो कहते भी फीस, अच्छा जो ज्यादा जिन पे पैसा था वो साउथ से करने जाते थे एमबीबीएस। तो एमबीबीएस तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि पैसे का अभाव था। मेरे फादर ने कहा बीएससी कर ले, बीएससी कर लेंगे जी। पहले हमारी ये चीज नहीं थी, पेरेंट्स ने कह दिया भी पैसे का अभाव है भाई आप ये पढ़ लो, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले ये चीज थी, तो बच्चा ये कहता चलो जी पापा जो आप कहोगे वही ठीक है। अब तो आप यूं कह के देख लो, फांसी टंग जाएगा अगले दिन। मतलब यूं कहें कि पहले जो बच्चे थे वो माँ बाप के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चलते थे। आज के माँ बाप को बच्चों की परिस्थिति के हिसाब चलना पड़ता है। बिल्कुल उल्टा हो गया। मेरे को याद है पब्लिक स्कूल में जब ये जो सीनियर मॉडल स्कूल जो है ना ठाकुरदास भार्गव, इसमें सब अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे, सब अमीर घरों के बच्चे थे, और मैं भी उनमें एडमिशन लिया। तो ये दिग्विजय पब्लिक स्कूल है ना जो जी, ये मेरे साथ पढ़ता था दिग्विजय, और ये राठौर साहब का बेटा था जी। राठौर साहब उस टाइम जेल के सुप्रीडेंट थे। उस टाइम की बातें हैं ये, आप हिसाब लगा लो भाई। मैंने 81 में पास आउट की थी मैट्रिक, तो इसकी डेथ हुई थी 79 में या 78 में, एक्सीडेंट हुआ था इसका, 9th में था उस टाइम। तो हम जब एक रघुविंदर मोहिल था मेरे साथ, दावड़ा गांव का, हम तीनों साइकिल पे जाते थे। मॉडल टाउन से हम साइकिल पे आते, ये हमें रास्ते मिलता था। तो जब हम स्कूल से वापस जाते थे तो इसको गन्ने के जूस का बड़ा शौकीन था। अच्छा। तो ये कहता चौधरी आजा जूस पिवाएंगे गन्ने का। यहाँ जाट कॉलेज वाला जो मटका चौक जिसे कहते हैं आज के दिन, यहाँ एक बुजुर्ग थे, वो गन्ने का जूस बड़ा अच्छा बनाते थे। तब 25 पैसे गन्ने का जूस आया करता, और वो 25 पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे, तो हमें वो पिलाया करता। दिग्विजय डेली पिलाता था, क्योंकि उसके फादर जेल सुप्रीडेंट थे और नवज्योति गैस सर्विस उस टाइम उनकी थी। और बड़े साधन संपन्न परिवार था, राठौर परिवार। तो बाद में डेथ हो गई थी इसके, और इसी के नाम से अब ये स्कूल दिग्विजय पब्लिक स्कूल चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जैसे डेजी वाले है सुनील बंसल, ये भी हम इकट्ठे पढ़े हैं। डेजी वाले हम 5वीं क्लास से 10वीं तक हम इकट्ठे पढ़े हैं। इसके फादर ने बड़ा संघर्ष किया था, जब जाके डेजी बाद में अब बड़ा खड़ा हुआ, डेजी फोर्ड वगैरह खड़ा हुआ, हम इकट्ठे पढ़े हैं। 2 ही टाइप के जूते आते थे पहले स्पोर्ट्स के, जैसे एक तो आता था खाकी फ्लीट, एक आता सफेद फ्लीट। देखिए आपने? जी देखिए, सफेद फ्लीट थोड़ा महंगा होता था। या फिर आते थे लेदर के काले जूते, जो काली जब जूते की ड्रेस लगती थी, जो हमारी स्कूल में लगती, यूनिफॉर्म लगती थी। तो जो सफेद फ्लीट था वो महंगा होता था, और खाकी थोड़ा सस्ता होता था। और जो दौड़ में दौड़ते, टेनिस शूज बोलते थे उनको, दौड़ में जब हम दौड़ते तो वो वही जूते होते थे। तो मेरे फादर के पास जूतों के पैसे भी नहीं थे, मेरे को याद है। एथलीट मीट थी, बोले यार एक दिन के लिए जो पैसे है नहीं, और तू तेरे वास्ते पैसे करने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बोले तू नंगे पांव ही दौड़ लियो। अच्छा। मैं नंगे पांव ही दौड़ा था एथलीट मीट में। ये हालात थे, मैंने देखा हुआ है। और मैं इस बात का बड़ा फक्र है कि मेरे को मेरे माँ बाप ने अच्छा एक ऐसी शिक्षा दी थी भी, कोई गरीब की आत्मा नहीं दुखानी। जैसे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करी, तो एक आमतौर पे धारणा होती है भी लोगों में भी, ये तो छात्र जो है ना गुंडागर्दी टाइप करते हैं। भी दुकानदार के पैसे मार लिए, चाय के पैसे नहीं देने, दूध के पैसे नहीं देने, ये एक जनरल धारणा है जो वहाँ के लोगों में, समाज में होती है। और कुछ लोग करते भी थे, उससे पूरा वर्ग बदनाम होता था। मेरे फादर की एक सोच थी, जब वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3rd गेट पे उतरते थे तो सबसे पहले दुकानदारों से मिलते थे। यहाँ एक रमेश पुनिया है, वो तुम्हारे किसी के पैसे तो नहीं मारता, कोई हिसाब किताब, वो कोई बिल बाल वास्ते पूछा करते, उधार दूर करके, उधार दूर, तारे किसी के पैसे तो नहीं मार रखे, व्यक्ति में पैसे पूछ देनी हो। लेकिन मेरे को एक ही बात कहते थे, किसी गरीब के पैसे ना मार लियो।
और मैंने जिंदगी में किसी गरीब का 1 रुपया नहीं रखा। मेरा भगवान की दया से ऐसा बड़ी बात सिस्टम है रहा, जी। मैंने नहीं रखा। ना हमने किसी को सताया बिल्कुल भी, और बड़े प्यार से हम कर्मचारी के साथ रहते थे, इसलिए हमारा आज तक सामंजस्य, जितना भी, जब अब यूनिवर्सिटी में अभी भी जाता हूँ, गुरदीप होता था कैंटीन वाला एक, अब तो गुजर गया बेचारा, उसके मैं घर तक लास्ट टाइम तक जाता रहा हूँ, डेथ होने से पहले तक। अभी मैं जाता रहता हूँ, कुछ तरह जाता हूँ, मिल के आता हूँ पुराने स्टाफ से, सबसे जो उनके बच्चे रह गए वो याद करते हैं, भी आपको याद करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब, आपने 1989 में चुनाव लड़ा प्रधान का। ऐसा है, सुषमा स्वराज जब शिक्षा मंत्री सबसे यंग बनी थी जी। चौधरी देवीलाल जब सीएम बने थे, चौधरी देवीलाल की एक सोच थी, वो अपनी जो है ना, उनके मन में ये नहीं था, वो चाहते थे भी राजनीति में सब एक्टिव होने चाहिए। जो आज का युग ये कह रहे हैं ना, भी आम डीसी को पास पहुंच गए, एसपी के पास पहुंच गए, तो ये चौधरी देवीलाल की देन थी। चौधरी देवीलाल एक तो जैसे खुला दरबार लगाते थे और सबसे पूछते थे। अब जैसे कल ये यहाँ पे आपने देखा होगा भी, एक ने पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर कोशिश करी, उसकी लड़की, जब चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, तो इतना बड़ा ताम जाम, सुबह 5 बजे से बंद कर दिया। ये चीज नहीं थी चौधरी देवीलाल में। वो कहते थे भी सबसे मिलो, किस बात का डर है तुम्हें, जब आप अच्छे कर्म करोगे तुम किस बात का डर है। अब आप 2-2, 4-4 किलोमीटर तक ये घेरा बनाना, राजनीतिक वीआईपी और इतना हाई सोसाइटी सिक्योरिटी लगाना, ये चौधरी देवीलाल को अच्छी नहीं लगती। मैंने खुद देखा है इनको, वो सबसे बात सुनते थे। तो उस टाइम एक डिमांड थी भाई, छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए, और वो पहला डायरेक्ट चुनाव मैंने लड़ा था 89 में। और मैं एमएससी जोलॉजी की, मैंने एमफिल जोलॉजी की, फिर मैंने वो लॉ में एडमिशन लिया, और फिर मैंने चुनाव लड़ा। प्रताप सिंह जब प्रधान बने प्रधान बना था, मेरे मुकाबले 23 वोट से मैं आ रहा था। और उस टाइम राजनीति इतनी गहरी थी कि चौटाला साहब और चौधरी रणजीत सिंह की इतनी खिंचाव था कि चौटाला साहब तो मेरे साथ थे, और ये महेंद्र सिंह मलिंग जो डीजीपी रिटायर हुए हैं, ये उस टाइम डीआईजी सीआईडी थे। प्रोफेसर संपत सिंह उस टाइम गृह मंत्री थे। तो उस टाइम की राजनीति में बड़ा इंटरफेरेंस था। जैसे मतलब कोई भी आउटसाइडर जाता, मेरे तो भाई तक को अंदर कर दिया है। राजेंद्र सूरा भी उस टाइम मेरे लिए गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा जो टिकट मांग रहे थे, ये भी मेरे लिए गए थे चुनाव के वक्त। मतलब जैसे चौटाला साहब को मैंने कहा, जी मेरे सारे रिश्तेदारों को थाने में अरेस्ट कर लिया, मेरी तो कोई मदद ही नहीं हो रही। और उसके लिए पूरी कैबिनेट, चौधरी रणजीत सिंह, नीलकंठी जो यात्री निवास है अपने कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर के पास, उसके अंदर पूरी फौज के साथ वहां बैठे रहे मंत्रिमंडल को लेकर। ऑन रोड ही है वो तो। हाँ, ऑन रोड ही है। तो जब भी चौटाला साहब की रणजीत की खिंचाव रहता था। और चौटाला साहब की एक खूबी थी, तो मतलब प्रताप सिंह को उनका संरक्षण था रणजीत सिंह का, इसलिए वो आपसे जीत पाए 23 वोट से। 23 वोट। हाँ, वो यूं था ना कि जितनी मैं साइंस का स्टूडेंट था, और साइंस के बच्चे ज्यादातर मेरे साथ थे, लेकिन उनको ऐसा टेरर बना दिया, हॉस्टल बंद कर दिए, खाली करवा दिए, वोट पोल ही नहीं हो सकी जब मैं हार गया था। हालांकि जनरल के बालाराम उस टाइम वीसी लगे थे 89 में, इलेक्शन से जस्ट पहले आए थे। उन्होंने अपनी फाइल मंगाई, तो मुझे कहने लगे, हाउ यू एंट्री इन दिस डर्टी पॉलिटिक्स, यू आर सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, साइंस का स्टूडेंट था। तो वो क्या था कि उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है राजनीति में एंटर करने की। 86 में जैसे मैं एमएससी जोलॉजी में एडमिशन लिया मैंने कुरुक्षेत्र में, जैसे प्रैक्टिकल थ्योरी होती थी हमारी लंच टाइम तक, उसके बाद प्रैक्टिकल होता था साइंस का, जोलॉजी का। तो मैं जब प्रैक्टिकल प्रताप हॉस्टल में आया, तो मेरे सामने ही जसवीर सिंह का मर्डर हुआ उस टाइम 86 में जो मर्डर हुआ था जी। और जैसे मैं खाना खाने घुसा हूँ, इधर से वो नरहरी हॉस्टल और प्रताप साथ साथ ही है, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। इधर उनकी मैच थी नरहरी की, इधर इसकी मैच थी। तो उसके उसी टाइम चक्कू मारे हैं तब, तो वो नीचे पड़ा था, फिर मेरे को वो मार मूर के भाग गए। तो मैं उसको उठा के और रिक्शा में डाल के ले गया था। तब मेरे को याद है, एक जितेंद्र लाठर था जो वैली स्कूल चलाता है बहादुरगढ़ में, हम दोनों ही उसको ले गए थे। तो जब उसको उठा के ले गए, तो जैसे सारे कपड़े हमारे खून के भर गए, और हम सबसे पहले डिस्पेंसरी में ले गए। डिस्पेंसरी वालों ने बताया भी ये तो ब्रोड डेड है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हम जब वापिस आए, जैसे मेरे सारे कपड़े खून के भरे हुए थे, तो पुलिस वालों ने सोचा, जब पुलिस बहुत थी, क्योंकि वो उस दिन वो बजट का उनका एक हिम्मत सिंह नैन प्रधान बने थे उस टाइम, और
उनका मार्जिन सब 1 वोट का ही था। रोशन नैन चुनाव आ रहे थे नरवाना से, तो दरोदी से। वो कान्ना खेड़ा से थे हिम्मत सिंह नैन, और रोशन नैन वो दरोदी गांव। हिम्मत सिंह नैन उनके भाई थे क्या, सत्तू नैन के? हाँ, सत्यप्रकाश नैन के। सत्यप्रकाश नैन, ठीक है, ठीक है। तो हिम्मत सिंह नैन जब प्रधान बना था, और वो उस दिन वो बजट पास होना था स्टूडेंट का, और वहां खिंचाव हो गया। खिंचाव होने से फिर वो जसवीर सिंह बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, उसके चक्कू मारे उसकी डेथ हो गई थी। मैं उसको उठा के ले गया था। जब मैं उसको, जैसे हम डिस्पेंसरी से निकले हैं तो मेरे खून के कपड़े सारे भरे पड़े थे। पुलिस वाले ने सोचा पता नहीं इसने क्या मर्डर कर दिया, उन्होंने मेरे 150 लठ मारे। अच्छा है। हाँ, वो कुछ नहीं पूछा, बस कुछ नहीं, गदा लठ पे लठ मारे। और मेरे को याद है, मेरे में इतनी जान थी कि मैंने ये इस हाथ पे और इस पैर पे वो लठ खा ली। सही आपने। हाँ, मतलब मैंने इस हाथ पे इस पैर पे लठ है, इतनी जान थी मेरे उस टाइम। और जब मेरे लठ लग के मेरे को उन्होंने काफी लठ मारे। फिर वीरेंद्र सिंह प्रधान थे HU के, वीरेंद्र मलिक जी, वो उस टाइम वहां मौके पे आए हुए थे। अच्छा, उन्होंने मेरे को छुड़वाया। फिर मैं उसके बाद मेरे नानके हैं कैथल के पास गढ़ी, वहां मैं आया। फिर 1 हफ्ता मेरे हाथ पैर सेक के, जब मैं 1 हफ्ते बाद चलने लायक हुआ। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी साइन डाई क्लोज कर दी थी इस मर्डर के बाद, 1 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी जब खुली, उसके बाद मैं जब आया तो मैं चर्चा में आ गया भी इसने जसवीर सिंह को उठाया और हॉस्पिटल में लेके गया। तो उसके बाद एक पहचान सी मेरी बन गई। और पहचान बनने से ही हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चुनाव हुआ, जयप्रकाश नैन जब प्रेसिडेंट बना था, दरोदी का थे, आजकल ऐलनाबाद सेटल हो, तो उनके पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया था। तो जितने भी काम आते, मैंने DR का इलेक्शन लड़ा था जयप्रकाश नैन के टाइम में, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का लड़ लिया इलेक्शन उस मर्डर के बाद। तो मैं थोड़ा चर्चा में आ गया। और डिपार्टमेंट का इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मेरे मुकाबले में मेरा ही रूममेट खड़ा हो गया। अच्छा, संदीप कंदवाल, प्रिंसिपल रिटायर हुआ है अभी वो। अच्छा, आप साथ एक रूम में रहते? एक ही रूम में थे हम, और वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो हमारे 18 वोट आए। अच्छा, दोनों आ गए वो चुनाव। फिर और नहीं, टॉस हुआ फिर। अच्छा, फिर मैं टॉस हार गया मैं। ओके, जब मैं टॉस भी हार गया, वो DR का भी हारा मैं, और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी हारा मैं। लेकिन मैंने एक यूं था भी, मैं आगे चलता रहा। शायद ये भी कुछ लिखा था, शायद नीति का कुछ था कि ये चीजें ऐसा। मैं तो एक बात जानता हूँ, कर्म करो। जैसे अब आपने देखा होगा कोविड में, मैंने तो कर्म किया। वाकई कर्म करते रहो, बंदा जो कुदरत ने लिख रखा वो होगा। मतलब कोई टाल नहीं सकता। डॉक्टर साहब, हर किसी ने आपको सैल्यूट किया है। मतलब वो जो था ना समय था, कोई घर से बाहर निकल के राजी नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं बताता हूँ, 92 में मैंने जॉब ज्वाइन करी, 4 अगस्त 1992 को कैथल ज्वाइन की थी। कैथल से मेरा ट्रांसफर कुरुक्षेत्र हो गया। और 93 में ये जीरी जब कटती है ना, अक्टूबर के आसपास, तो उस टाइम जापानी बुखार आया था। बच्चों में आता है वो बुखार, अब तो बड़ों में भी आने लग गया। 20-21 साल के भी चले जाते हैं, जैपनीज एन्केफेलाइटिस बोलते हैं उसको। और उस टाइम 36 बच्चे मरे थे कुरुक्षेत्र के, और मैंने हर गांव को विजिट किया था। आपकी पोस्टिंग जब वहां लगी थी? मेरी कुरुक्षेत्र पोस्टिंग थी। तो मेरा शुरू से एक आदत रही है। हालांकि उसके बाद सरकार ने फिर मेरा तबादला पलवल कर दिया था, वहां से मैं पलवल गया था। अच्छा, जैसे अब यहाँ से पलवल गया हूँ, तब भी मैं पलवल ही गया था। और पलवल में 6 महीने रहा, फिर पलवल से वापस मैं सोनीपत आया, सोनीपत से मैं कैथल आया। ऐसे ही चलता रहा। ज्यादा ड्यूटी तो मतलब आपकी नौकरी हिसार रही है? 10 के बाद, 2010 के बाद। उसके पहले मैं घूमता ही रहा कभी सोनीपत। अच्छा, जैसे आपसे पहले मतलब जो प्रधान रहे, आप उनके बारे में बताना चाहिए आपके बाद। अच्छा, बड़ी बात एक और है, मैं आप जानना चाहूंगा आपसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो छात्र राजनीति थी, या फिर वर्चस्व कह लीजिए, दबदबा कह लीजिए, तो नरवाना सराउंडिंग का वहां ज्यादा रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने जाना है, 3 गुट उस वक्त ज्यादा होते थे। नहीं, ऐसा है। एक तो हिसार का गुट होता था, ऐसा है, एक नरवाना का, या फिर कुरुक्षेत्र उस GT बेल्ट का। ऐसा है जी, जो वहां पे लड़ाई नरवाना हिसार की नहीं थी, वहां कास्टिज्म की लड़ाई थी। अच्छा, वहां जैसे सरदार गुट था, हाँ, वो सरदार मक्खन सिंह का था। ओके, सरदार मक्खन सिंह ने बनाई थी ISWA, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो आज तक चल रही है। और सरदार सुखदेव सिंह सेक्रेटरी रहा है उसके टाइम में, प्रताप के टाइम में, मेरे टाइम में जब इलेक्शन लड़ा था मैंने। और वो अब एडवोकेट भी है, और वही उस संस्था को अब चला रहा है, आगे चला रहा है। और सरदार जरनैल सिंह थे टवाना के, वो भी उसके संरक्षक है। तो सरदार मक्खन सिंह ने प्रेसिडेंट बना था 77 से 78 में। अच्छा, 76 से 77 में देवेंद्र शर्मा जब इमरजेंसी आई, तब वो प्रेसिडेंट था।
उसके बाद सरदार मक्खन सिंह बना था, और सरदार मक्खन सिंह एक ही बार सरदार जो है ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना है। अच्छा। और फिर मक्खन सिंह का मर्डर पंजाब यूनिवर्सिटी में, पूरे इतिहास में एक ही सरदार यानी कि प्रधान बन पाया। उससे पहले प्रधान बनते रहे रघुविंदर तंवर बने जो, और एक नरकातारी गांव है, जगदीश नरकातारी बना था प्रेसिडेंट जी। एक होशियार सिंह बना था, वो दादरी साइड का था। अच्छा। उसके बाद बना था वो 79 से 80 में, और उसके बाद बना था 80 से 81 में जसवीर सिंह। अच्छा। और 81-82 में बना था बालकिशन शर्मा जी। और 82-83 में इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 83-84 में बना अश्विनी चोपड़ा। फिर 84-85 में वचरसव जो आप कह रहे हो ना, वो शुरू हो गया था। दलबीर मान करनाल से था, बला गांव से। अच्छा। वो प्रेसिडेंट बना था। दलबीर मान के बाद बना उदयवीर पुनिया, मतलोडा गांव से, क्योंकि रोशन नैन कैंडिडेट था। रोशन नैन का फार्म रिजेक्ट हो गया और उसका कवरिंग कैंडिडेट उदयवीर पुनिया था मतलोडा से, वो प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद भी 86-87 मैंने बताया जो मर्डर हुआ था, जो हिम्मत सिंह नैन बना था। और 87 से 88 में जेपी नैन बना था, जयप्रकाश नैन, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी से बना था। और ये रघुवीर सिंह जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। अच्छा। जो रघुवीर कादियान जी। और उस टाइम हमने एक हरियाणवी स्टार नाइट की थी। अच्छा। पहली बार हुई थी वो भी 86 में। हाँ नहीं, 87-88 में। अच्छा। 87 में की थी जब चौधरी देवलाल सीएम बने थे। सीएम बने, 88 में दूसरी बार बने थे। हाँ, तो उस टाइम में हरियाणवी फिल्म स्टार नाइट की थी। और अनूप लाठर जब हमारे DYW थे, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी घरवाली भी अनु लाठर है, वाइस चांसलर है इसकी, क्या नाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली में, उसकी वाइस चांसलर भी आजकल। तो उन्होंने एक हरियाणवी फिल्म स्टार नाइट कराई थी और इसमें सारे आए थे ये। अच्छा। ये जो रूंडा खुंडा उस वक्त के सारे, ये हरियाणवी फिल्म चंद्रावल के, और बड़ी अच्छी हरियाणवी फिल्म स्टार नाइट कराई थी। एक ही बार हुई थी, दोबारा कभी हुई भी नहीं उसके बाद। और रघुवीर कादियान जी जब चीफ गेस्ट थे, ये जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, और चौधरी देवलाल सरकार में मंत्री थे। और उसके बाद 89-90 में प्रताप बना। फिर दिलबाग ढिल्लो आजकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है कैथल जी। अभी रिटायरमेंट उसकी शायद होगी, मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में होनी थी, या जनवरी में होगी। और उसके बाद राजेंद्र मोर नरवाना से था जी, जो KGM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना से पढ़ा हुआ था, वो बना। फिर उसके बाद एक वहां पे फिर जो आप कह रहे हो ना, नरवाना हिसार का वर्चस्व ज्यादा, तो हमारे खिलाफ एक आवाज उठने लगी भैया 150 किलोमीटर तक बांगरू कब्जा, बांगरू बोलिया करते हम लोग, तो बांगर वाले कब्जा करके उड़ा के, तो फिर हमारा विरोध शुरू हो गया। नहीं तो पहले तो हिसार नरवाना एक साथ ना, अलग अलग ग्रुप थे। नहीं मतलब फिर भी सपोर्ट करते थे। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब फिर ये हिसार नरवाना सारे इकट्ठे हो गए, एक ही ग्रुप बन गया वो। मेरे नाम से 10 साल ग्रुप चला है। अच्छा। 86 से 96 तक मेरा पुनिया ग्रुप चला है, मैंने चलाया ग्रुप को। और पहले इनका पॉलिटिकल लीडरों का इंटरफेरेंस नहीं था, पार्टी पुर्टियों का, व्यक्ति विशेष का इंटरफेरेंस था। जैसे चौटाला साहब का इंटरफेरेंस था, अभी मेरे आदमी होने चाहिए, ये नहीं था भी कोई छात्र सभा है या कोई छात्र विंग बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं था। अपने अपने वर्चस्व होता था एक व्यक्ति विशेष का था। जैसे गुट होते थे, जैसे मेरे नाम से गुट चला वहां 10 साल, 86 से 96 तक। उसके बाद मेरा छोड़ दिया था 96 में, जब ये चुनाव बंद हो गए, फिर मैं हिसार शिफ्ट हो गया था। 96 में हिसार शिफ्ट किया, उससे पहले मैं कुरुक्षेत्र ही रहा हूँ 10 साल। उसमें एक वजह ये भी रही है नरवाना के आसपास के लोगों का ज्यादा एक्टिव होना, की रेलवे लाइन, मतलब है ना, रेल में चले जाते, बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा थी। अच्छा, फिर मैं बताया ना आपको, 90% तो बेचारे काम वाले होते थे। किसी का UMC है, किसी का मर्सी चांस है, किसी का एडमिशन है, उनको बड़ी भारी समस्या थी। और एडमिशनों में भी बड़ा लफड़ा था। एडमिशन जैसे सीट खाली पड़ी है, 5 सीट खाली रहेगी, तो जब तक सिफारिश ना हो एडमिशन नहीं होता था। अब वो चीज, अब तो देखो सब चीज ऑनलाइन होगी ना, सेंट्रलाइज हो गया। पहले तो हर चीज के अंदर सिफारिश थी, हर चीज में। मान लो आप किसी में 5 सीटें खाली रहेगी, तो आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको वाइस चांसलर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। और वाइस चांसलर के पास इजिली अप्रोचेबल नहीं था बंदा जी, सिर्फ एक वहां पे लीडर्स जो होगा ना, वही उसको काम को करा सकता था। इतना जबरदस्त। अब रिजल्ट नहीं निकलवा सकते आप। अब तो आप रिजल्ट लेने जाओगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। मेरे को याद है
कि मैं 2-2 3-3 दिन मतलब जो है ना धक्के खाता था, तब जाके रिजल्ट निकलते थे। बहुत से मेरे पे केसेस जैसे आते थे, बोले जी मेरा नौकरी का सवाल है, मेरा रिजल्ट दिवा दो जी, मेरा ये करवा दो, मेरा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दिवा दो। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का मतलब है कि बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए आप किसी नौकरी में जाके जमा करा दो। ऐसे बहुत से, माइग्रेशन लेना हो, अब माइग्रेशन लेना हो तो धक्के खाने पड़ते थे। मेरे को याद है संपूर्ण का भाई जिसकी डेथ हो गई थी कंवर, ये मेरे पास 3 दिन बैठा रहा माइग्रेशन के लिए, मेरे को याद है इसका। ऐसे बहुत से एपिसोड, मतलब छात्र राजनीति की उस टाइम जरूरत भी थी और आज भी जरूरत मानता हूँ। बिल्कुल आज भी जरूरत मानता हूँ। ये तो बेवकूफ बनाते रहे, दिग्विजय को बना दिया, बोला छात्र संघ चुनाव कराएंगे। जब दोबारा राज आया 2000 से 2005 में, उससे पहले अजय सिंह जी मुझे कहने लगे यार बोला आप छात्र संघ चुनाव कराएंगे, तो हमने प्रोग्राम कराए सारे इनमें विश्वविद्यालयों में। लेकिन जब चुनाव की बात आई, मैंने कहा भाई साहब चुनाव अनाउंस करो, अब छात्र संघ चुनाव 2000 सरकार आ गई आपकी, बोला तुम्हारी दुकानदारी खोएगा, उसकी ये वर्डिंग थी अजय सिंह चौटाला की, बोला हमारी दुकानदारी बंद करेगा तू, मतलब ये वर्डिंग। मतलब अजय सिंह ये चाहते थे कि चुनाव बंद तो बंद, बाल मत करो। कभी नहीं चाहा। इसके नाम पे राजनीति खूब की, राजनीति की। इवन दिग्विजय ने जब इंसो के प्रधान थे, उसके बाद तो जेजेपी में आ गए बाद में तो, लेकिन वो लगातार, चाहे वो गठबंधन में सरकार उन्होंने चलाई हो, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बन गए तब भी कि हम छात्र संघ जो है चुनाव बहाल होने चाहिए, वो चीजें सारी की सारी। दिग्विजय ने कदे कॉलेज का मुंह कौन देखा, तो क्या की वह है अध्यक्ष था। ये तो जिस आदमी जो भुगते, जो देखेगा ना, जो पढ़ेगा, इसने कॉलेज के अंदर देखा भी बच्चे को क्या समस्या है, ग्रास रूट लेवल पे क्या समस्या है, वही समझ पाता है दर्द। जो जिसके पैरा में जूती नहीं होती, कुर्ते पाटे हुए, वो समझ सकता है दर्द किसी बच्चे का। इनको क्या, तो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, इनको छात्र राजनीति क्या पता है, कुछ नहीं पता। छात्र राजनीति हमने देखी, पैरा में जूते नहीं होया करते। उसके बाद बच्चे इतने बेचारे हताश आते थे, सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते, ट्रेनों में आना, बस का भाड़ा नहीं था, वो थी, वो तो उसमें फिर हम मदद करते थे। वो संघर्ष था, वो संघर्ष। अब क्या संघर्ष है जी, अब तो है ही नहीं संघर्ष। अब तो ना कोई राजनीति है ना कुछ है, अब तो ये एक किस्म से दुकानदारी है इनकी। छात्र राजनीति तो खत्म कर दी। छात्र राजनीति चौधरी बंसियाल ने तो खत्म किया था भी, मैं गुंडागर्दी की वजह से, उसमें ज्यादा मर्डर वगैरह, बहुत ज्यादा मर्डर हो गए की चक्कर में, बहुत ज्यादा चीजें। लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया था भी इसको एक अलग तरीके से हम चुनाव कराएंगे। देखो मैं आज भी कहता हूँ चुनाव ऐसा होना चाहिए छात्र संघ राजनीति में, सभी कॉलेज के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है ना, ऐसे चुनाव होना चाहिए सारी यूनिवर्सिटियों का, जितने भी कॉलेज हैं सबका चुनाव प्रधान एक बनना चाहिए। फिर देखो अब राजनीति, और फिर देखो उनके चौधर, और उसमें पढ़े लिखे बच्चे आए आगे, पढ़े लिखे छात्र छात्राएं जब राजनीति में आएंगी ना, तो आज हम उस चीज को बड़ा महसूस करेंगे। आज क्या है, अब ये इतना क्या नाम है, पिछले जो कंवरपाल शिक्षा मंत्री था, और वो एक वो नहीं बोल पाया रकम को, उनका इंटरव्यू हो रहा था। हाँ, बजट के दौरान, नहीं बजट के दौरान, एक वो लिखा हुआ ये नहीं पढ़ पाया कि ये 59,71,000 इतने रुपए हैं, ये नहीं पढ़ पाया। शिक्षा मंत्री रहा वो, उनकी एक वीडियो वही वायरल हुई थी ना, वो किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे। वो भी कोई बच्ची ने सवाल पूछा होगा, बच्चे बुला रखे थे, शिक्षा मंत्री सवाल करो, तो वो भी फिर वो एंकर ने ही उसको, वो एंकर ने जवाब दिया। मतलब ऐसे शिक्षा में अनपढ़ लोग बनते हैं, ये अनपढ़ लोग बनते हैं। पढ़े लिखे बच्चे जब तो राजनीति में नहीं आते ना, हम उनको सह नहीं देते, हम उनको आगे लाते नहीं है। हमने अपने परिवारों को आगे करना है। हमारे परिवारवाद राजनीति में बड़ा गंदा है, हर आदमी चाहता है। अब देख लो जितने भी ये राजनेता है ना, नू चाहोगे मेरा छोरा बन जाए बस, और किसी का ना बना। अब ये राजनीति यही चल रही है। तो डॉक्टर साहब ये तो क्योंकि आपने ये जीवन जिया है, ये तो उस वक्त भी होता था ना कि भाई कहीं न कहीं जो उस वक्त के राजनेता थे, कुछ का नाम आपने लिया, कुछ का नाम बाकी है, ये जो कहीं न कहीं बच्चों को इस तरीके का कोई बड़ा, भाई मेरा फलाने का सिर पे हाथ है, फलाने का सिर पे हाथ है ना, उसका संरक्षण प्राप्त है, वो नेता कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में उनका शोषण ही तो करते थे युवाओं का। उनको देवीदल में सोच नहीं थी, तो देवीदल में ये सोच नहीं थी। जयप्रकाश आज कुछ भी हो, एमपी जो मौका है चौथी बार वो चौधरी देवीदल की देन है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये तो +2 पास है, हमारे पास आते जाते थे यूनिवर्सिटी में। 89 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जयप्रकाश वहां एक महीना रहा, युवा लोक दल का अध्यक्ष था ये। उस दौरान तो उन्होंने वो हरियाणा गण परिषद नहीं बना ली थी क्या? ना वो बाद की बात है, वो बाद में। जब उसके बाद 89 में इसने इलेक्शन लड़ा यहाँ से हिसार पार्लियामेंट का, चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ। और उस टाइम जितने भी छात्र
नेता रहे हैं सब इसकी सपोर्ट में आए थे। मैं भी आया था इसकी सपोर्ट में यहाँ। और सत्यप्रकाश नैन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो वीरेंद्र सिंह के साथ आया था, खिलाफ आया था इसके। और यहाँ फायरिंग भी हुई थी रेस्ट हाउस में, आपको याद हो तो। आप कितनी उम्र होगी आपकी? जब आपने नौकरी ज्वाइन की उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। यानी कि 92 लास्ट का मेरा बर्थ है। 92 का बर्थ है तो आपको राजनीति का पता नहीं ना। मतलब जी, 89 में ये बिल्कुल बिल्कुल इस रेस्ट हाउस में जहाँ हम बैठे हालांकि हैं, मैंने सुना है कि वो गोलियां चलनी नरवाना से शुरू हुई थी और हिसार तक गोलियां वो नहीं, गोलियां का ये था मतलब ये जो पटेल नगर में मर्डर हुआ था ना, ये पटेल नगर में मर्डर इसलिए करवाया गया था कि वोटिंग कम हो। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ठीक है। शहर में जो है ना लोक दल का कुछ नहीं था उस टाइम। लोक दल ये जनता पार्टी थी, कौन सी ये जब बनाई थी ना जी, ये जो वीपी सिंह के टाइम में क्या नाम, जनता दल। जनता दल का शहर में कोई वर्चस्व नहीं था। शहर में ग्रामीण परिवेश में था। शहर में कांग्रेस हमेशा आगे रही थी पहले भी, क्योंकि शहरों के अंदर एक खास था भी जो हमारा जो समाज है, पंजाबी समाज या अरोड़ा समाज, तो उनका एक नारा होता था पहले भाई तो दूजी कांग्रेस आई। उनका नारा था एक जी, भाई तो चाहे किसी पार्टी से खड़ा हो। जो मैक्सिमम पंजाबी समाज हमारे यहाँ पे इस शहरों में रहता था, क्योंकि जब 47 के विभाजन के बाद इनको मैक्सिमम शहरों में बसाया गया था। या जमीनें लौट की तो गांव में चले गए, गांव में से जमीन बेच के शहरों में आ गए, क्योंकि उन्होंने व्यापार बिजनेस अपने बलबूते पे इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। इन्होंने पंजाबी समुदाय ने, इसमें कोई दुराई नहीं है, बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दुराई नहीं। और ये एक फैक्ट है कि ये जो शहर की जो पोलिंग होती थी हमेशा लोक दल या जनता दल जो भी हम कह लें इसको, वो हमेशा खिलाफ होती थी। 20-25 हजार से ऊपर तो दुष्यंत के वोट नहीं आए, 24,000 वोट आए थे मेरे ख्याल में जब दुष्यंत MP बना 14 में यहाँ से। तो शहर की पोलिंग तो हमेशा खिलाफ ही रहती थी। शहर के अंदर क्या है कि ये कुछ हमारी भी कमियां है, मैं मानता हूँ हमारे समाज में कुछ कमियां है। अभी हमारा एक कुछ जगह हम गलत भी होते हैं, जैसे झगड़ा कर लेना, हद से ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं हमारे समाज में। लेकिन अब जो बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, जैसे मेरे बेटे ने अभी MBBS किया, तो कहता पापा हमारे 100 बच्चे, हमें यही नहीं पता किसकी क्या जात है। MBBS उसने किया, जैसे वो कहता हमारा एक दूसरे से पूछते नहीं हम क्या जात है, किसकी क्या जात है। और पहले ये होता था किसका बेटा है भाई, फलाना का बेटा है, दिगड़ा का बेटा है, तो ये पूछते ही थे। तो ये एक अलग अब ट्रेंड चेंज हो गया, समाज चेंज हो गया, इंटरकास्ट मैरिज चल पड़ी, बिल्कुल अंतर जातीय विवाह हो गए। अब कोई जाति पाति का चक्कर नहीं है, तो थोड़ा बड़ा फर्क पड़ा इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, हॉस्टल में थे, तो आपके समय के एक चीफ वार्डन थे डॉक्टर सत्यदेव। हाँ, उनके बड़े किस्से हैं कि भाई वो राजनीति कहीं न कहीं उनके इर्द गिर्द घूमती थी, उनका बड़ा रोल होता था। देखो, सत्यदेव जी की वाइफ थी जीवनी, और जनरल के बालाराम उस टाइम वाइस चांसलर थे, और उसकी तब डेथ हुई थी, जो इनकी पहली वाइफ थी। अच्छा। हाँ, वो गिराए की थी। गिराए मैरिड थे। अच्छा, वो पहले वाले थे। हाँ, पहले वाले। ठीक है। सेकंड वाली सिसाई की है इनकी। और सत्यदेव जी को तो करनाल लेक्चरर थे ये। अच्छा। करनाल में लेक्चरर थे उस टाइम जब जीवनी की डेथ हुई। और जीवनी में बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन थी जीवनी। जीवनी और एक संतोष थी, मतलोडा गांव की कबड्डी की प्लेयर थी। वो मैरिड थी रघुवीर सिंह कोथे के थे, पहलवान थे वो भी कबड्डी के, टीम रिटायर हुए थे यहाँ से, ट्रैफिक मैनेजर। और जीवनी की डेथ के बाद, जैसे आप कहते हो ना भी नरवाना हिसारा का वर्चस्व रहा है, तो मैं और प्रताप दोनों, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गुट के थे। हम इस वाइस चांसलर के पास गए थे। अच्छा। जनरल के बालाराम के पास भी। उसकी डेथ होगी, बच्चे छोटे हैं जीवनी के जी, तो उसके घरवाले को यहाँ नौकरी दे दो आप। एक्स-ग्रेशिया तब में के नाते चाह रहे थे हम भी, उनको यहाँ लगा दो आप। जी जी जी। तो जनरल के बालाराम ने फिर उनको कोरेस्पोंडेंस कोर्स में एडजस्ट किया था। अच्छा। जब वो लेक्चरर करनाल थे। हाँ, उनको यहाँ पोस्ट में जनरल के बालाराम ने लगाया था, वो भी हमारे कहने से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हाँ, प्रताप और मैं दोनों हम गए थे इकट्ठे होके, दोनों ग्रुप। काफी ये भी बड़ी बात है कि जब इस तरह की जरूरत हुई, दुख का समय आया, तो आप दोनों इकट्ठे भी हो गए। नहीं, इकट्ठे हो जाते, उसके बाद हम इकट्ठे भी हुए। जब जसविंदर सिंह बता रहा था ना, जसविंदर सिंह प्रधान बना था, एक जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, उसकी बाजू भी कट गई थी, बाजू काट दी थी उसकी झगड़े में। तो और
तब वो हमारे खिलाफ हो गए थे, बांगरू के खिलाफ हो गए, बांगरू बोलते थे। हाँ 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 आप भी खैर इधर के ही हो। जी बिल्कुल। तो वो दोनों इकट्ठे हो गए, फिर हम भी इकट्ठे हो गए। और ये लास्ट के 2 इलेक्शन, एक रघुवीर संधू को लड़ाया और रघुवीर संधू ही बना था बस, लास्ट इलेक्शन जो बना था। फिर एक उपकार सिंह बल बना था। अच्छा, उपकार सिंह बल लास्ट में बना, वो भी पहले वो हार गया था, फिर उसके बाद बना था। रघुवीर संधू से हार गया था पहली बार में, फिर सेकंड टाइम बना था उपकार सिंह बल। वो जस्सी के ग्रुप से बना था, जसविंदर जस्सी के ग्रुप से। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो उस टाइम क्या था कि मतलब ये डॉक्टर सत्यदेव, हाँ सत्यदेव की बात कर रहे थे ना आप, तो तब ये नौकरी लगे थे। आप यूं मान के चलो 90 के दौर में। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब ये नौकरी लग गए तो फिर जैसे ये हमारे उसमें मतलब यूं मान के चलो भी, फिर ये चौधरी प्रोफेसर भीम सिंह दहिया वीसी बन गए, उनके नजदीक चले गए। तो वहां पे क्या था, वाइस चांसलर जो है ना, इनको यूज करते थे, इन प्रोफेसरों को। पहले सरला मलिक भी रही है, भीम सिंह मलिक भी रहे हैं, वो भी बच्चों को यूज करते थे, हमारे को यूज करते थे। एक तरीके से शोषण लगा लो। चाहे अपने वाइस चांसलर के आगे यूं रखते थे भी रमेश पुनिया मेरी जेब में है जी, प्रताप सिंह मेरी जेब में है। और वाइस चांसलर यूं रहता था भी रमेश पुनिया ने सेट रखो, प्रताप सिंह ने सेट रखो, तो तुम सारे झगड़े नहीं बढ़ेंगे, आंदोलन नहीं होगा, कोई रोड़ा नहीं होगा, रब्दा नहीं होगा। मतलब वाइस चांसलर की आदत थी वो। जैसे ये सर्वदानंद आर्य था, इसने यहाँ पे पहलवान भर्ती कर लिए HU में अपनी सिक्योरिटी के लिए, और वो सारे सिक्योरिटी अफसर बना दिए। आपको ध्यान हो तो 1-2 की डेथ भी होगी इसमें। जी, जी, जी। तो ऐसे ही सर्वदानंद आर्य वहां भी गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और वहां पे यूं वहां भी उसने यही राजनीति करी भी, एक को लगा लो दूसरे को छोड़ दो। मैं पूरे 1 साल वहां पे एक स्ट्राइक चली थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 92 में। अच्छा, 91 की बातें हैं ये, 1991 में वहां एक हड़ताल हुई थी। तो 52 दिन तक वो हड़ताल चली थी नॉन टीचिंग की, और कमरों में सफाई नहीं थी। अच्छा। तब मैंने डॉक्टर हरि सिंह चीफ वार्डन थे, मैंने उनसे इस्तीफा लिखवाया भी आप इस चीज के जिम्मेवार हो। और इस्तीफा लेके मैंने वो इस्तीफा लिखवा के रजिस्ट्रार से इस्तीफा लिखवाया, RS सिंह होते थे रजिस्ट्रार, उनसे इस्तीफा लिखवाया। और जब हम वो इस्तीफा लिखवा के VC की कोठी की तरफ बढ़ रहे थे, फिर पुलिस ने हमारे को घेर लिया। और जब यूनिवर्सिटी साइन डाई क्लोज की थी 1991 की बातें हैं, तो उस टाइम तो बड़ा हमारा वो था, एक पूरा रुका था सिस्टम था। वाइस चांसलर डरता था बहुत, मतलब उसको ये हिम्मत नहीं थी हमारे को किसी काम से मना कर दे। और स्टूडेंट्स के ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं, चाहे वो मर्सी चांस की बात हो, चाहे वो कंपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो ग्रेस मार्क्स की बात हो, हमने हमारे को मना ही नहीं करता था कोई, किसी की हिम्मत नहीं थी यूनिवर्सिटी में VC की हमारे काम को मना कर दे। और हमने हमेशा नाजायज यूज नहीं किया उसका, किसी छात्रा का शोषण नहीं किया। मतलब आपको बताता हूँ एक बड़े मजे की बात, रमेश शर्मा एडवोकेट रहा सुप्रीम कोर्ट का, और डेथ भी बहुत जल्दी होगी, नारनौंद के थे वो मेरे पास आए, बोले यार एक लड़की बहुत ही जेंटल थी, PhD की बॉटनी से PhD करे, कहता जो प्रोफेसर है वो उसकी PhD में साइन नहीं करता। शोषण बहुत था पहले जी 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 PhD में, अब से ज्यादा, अब इतना नहीं है। अब तो टेलीफोन हो गए, रिकॉर्डिंग हो जाती है, डर लगता है इनको प्रोफेसरों को। अब पहले तो बहुत शोषण था, पहले तो घर में सारा काम कराते हैं। मेरे को याद है मैंने कई छात्राओं की डिग्रियों पे मैंने साइन मैंने खुद करवाए हैं उनसे भी, प्रोफेसरों को धमका के। क्योंकि जब डॉक्टर हरि सिंह चीफ से हमने इस्तीफा लिया, उसके बाद मेरी एक ऐसी इमेज बन गई भाई ये आदमी कुछ भी कर सकता है, और ज्यादा आप हाँ मतलब प्रसिद्ध हो गया मैं। क्यों मेरे ऊपर फिर उसके बाद मेरे को CIA में ले गए अरेस्ट करके, यहाँ से मेरे को अरेस्ट करके ले गए थे जींद से। अच्छा, उस एजिटेशन के बाद एपिसोड के बाद, क्योंकि धनिकलाल मंडल उस टाइम गवर्नर था और गवर्नर रूल था उस टाइम, मेरे को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करके मेरे को CIA में रखा था। और जब अनिल डावरा जिसके बाद में सजा हुई थी, वो उस टाइम SP होता था। अच्छा, तो रात को जैसे 2 बजे मेरे पास थाने में आए थे और मेरे को टॉर्चर कराने की कोशिश करी, मैं डरा नहीं, मैंने कहा जो तुमने करना कर लो। तो मैंने जेल में भी गया हूँ मैं, और थाने में भी रहा हूँ, मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। जेल में कितना टाइम रहे आप? जेल में अम्बाड़ा जेल में रहा हूँ मैं 1 हफ्ता। अच्छा, मैंने देखा जेल का भी सिस्टम, जेल में भी वही कामयाब है जो बदमाश है या पैसे वाला है। जेल का अनुभव कैसा था? जेल का अनुभव यार, जो बदमाश है ना वही कामयाब है। चोर और जेब कितने वहां पिटते हैं, वो तो मालिश करते हैं जो बड़े बड़े कैदियों की।
ये मैंने देखा है। हाँ, आपका संपर्क अच्छा है, पैसे हैं, तो सब कुछ मिल जाता है जेल में। मतलब वो फिर बाहर लिखा होता है सुधार घर, वो नाम का सुधार नाम घर का है, सुधार करे असल में फिर बिगाड़ घर है। हैं? असल में तो बिगाड़ घर हुआ। नहीं, देखो ऐसा है, ये तो हमेशा से चली आई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा प्रधान है हमारे समाज में। मतलब पैसा जिसके पास है ना, वो कहीं भी मौज कर सकता है, और करते भी हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर ये यूं ही तो मौज करते हैं, और क्या। देख लो आप। क्यों जाना पड़ा अम्बाड़ा जेल, क्या वाकया ये हुआ? वही हमारा एक मुकदमा चल रहा था, यही बड़ा। उसमें हम 12 थे, जयप्रकाश नैन भी था, तो हम सारे गए थे जेल में। अच्छा। हाँ, ये मुकदमे चल रहे थे स्टूडेंट्स के आपस में लड़ाई का नहीं, लड़ाई या का नहीं, यूनिवर्सिटी को लेके? लड़ाई का नहीं मुकदमा। मेरे को याद है, जयप्रकाश जब केंद्रीय मंत्री बने टेलीफोन के, तो मैंने टेलीफोन का पहला नंबर तब मैंने अपने घर पे लगवाया था, जब 89 में चंद्रशेखर की सरकार में उन्होंने इनको मंत्री बनाया था, और चौटाला साहब ने बनवाया था इनको मंत्री। तो ये जो जितनी भी देन है ये चौधरी देवीलाल की, आज कुछ कहे जाओ, मैं ये मानता हूँ जयप्रकाश चौधरी देवीलाल की देन है बस। आप चौधरी देवीलाल जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और बहुत बार आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात बताते भी है। चौटाला साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ भी आपके बड़े अच्छे मतलब संबंध थे, या फिर यूं कहे आपको लाड करते थे? या चौटाला साहब की एक खास बात थी, वो जिसके थे उसी के रहते थे वो। जैसे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते थे, तो वो व्यक्तिगत तौर पे हमारे को पूछते थे, भाई कौन किसकी मानेगा। इलेक्शन में पूरा इंटरफेयर करते थे वो। अच्छा। फुल इंटरफेयर करते थे, पर्सनली इंटरफेयर करते। आपसे होती थी बातचीत उस दौरान? हाँ, टेलीफोन। क्योंकि आपने तो चुनावी तब लड़ा था। हाँ, तो पूरा इंटरफेयर करते थे। तब टेलीफोन नहीं होते थे। उसके बाद जो चुनाव हुए, टेलीफोन होते थे, बात करते थे, सारा कुछ करते, बुलाते थे हमें, कोठी बुलाते थे, भाई ये करना है, मेरे को लिस्ट दे जा, किस किस को फोन करने हैं। अच्छा। किस किस का डिस्ट्रिक्ट में किसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, मतलब इतने फोन करते थे। बड़ा डीपली वो इस बात को लेते थे, और फिर अपने आदमी लड़ते भी थे। उनकी एक खास खूबी थी जी, वो अड़ते भी थे। अब जैसे आप सत्यप्रकाश नैन की बात बता रहे हो जी, जो मर्डर हुआ उसमें फिर माफी देने वाले भी यही थे, चौटाला साहब। इनको माफी दी गई थी। हिम्मत सिंह नैन भी था उसमें, और एक लाइब्रेरियन था, बाद में रिटायर हुआ, वो सीसर गांव का था, पेवा के पास। अच्छा। मोर था, मोर। काफी थे, 12 थे ये, 10-12 लोग थे मर्डर में। क्योंकि 89 का तो वो दौर था पुनिया साहब, जिसमें चौधरी देवलाल की बात करें वो बिल्कुल राजनीति के शिखर तक गए, और 89 ही वो दौर था कि वो डाउनफॉल भी उन्होंने उस दौरान देखा। डाउनफॉल तो ये महम कांड हुआ है ना, उसके बाद फिर वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब वो 1-1.5 साल बहुत ही ज्यादा वो थे। और उस टाइम तो आपकी जवानी वाला यौवन आपके बिल्कुल उस पर थे, नहीं वो पीक पर थे। देखो तब भी अपनी घर की लड़ाई में खत्म हुए थे। अपनी जो इनकी घरेलू लड़ाई थी ना, चौधरी रणजीत सिंह की और चौटाला साहब की, उसी में इनका डाउनफॉल हुआ था। वो अलग बात है, चौटाला साहब ने संघर्ष किया, उसके बाद दोबारा, मतलब चौटाला साहब की एक खूबी थी कि वो हर गांव के 20-20, 30-30 वर्करों को बाय नेम जानते थे। आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन जैसा मेमोरी अब इतनी उम्र में, डेथ से पहले वो मेवात में, अभी मैं देख रहा था उनका सोशल मीडिया पे, मेवात में भी वो जो है ना उस पे गए थे, शादी में गए थे 2-1 महीने पहले, शायद शादियां जब चल रही थी। तो उन जैसा तो देखो शख्सियत नहीं थी, और जो उनका पगड़ी जो डालने का स्टाइल था, खंड का जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, देश वाली बेल्ट में, वो उन जैसा कोई आदमी नहीं, इकलौते नेता थे पगड़ी वाले। हाँ, पगड़ी वाले। अगर हम और दूसरी बात ये थी कि उनमें ये, जैसे मास्टर हरि सिंह का बात करें हम, मास्टर हरि सिंह की आज तक किसी ने गेहूं कटवाई है अपने किसी वर्कर की? वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी गेहूं भी कटवाई। जब भजनलाल ने टाडा वगैरह लगाया थी इनके भाई पे, वो सारा, हाँ, जब टाडा लगा चौधरीवास गांव में, हाँ, ये जीवन सिंह भी था, जीवन सिंह भी प्रधान रहा है, जीवन सिंह खंडाले जाट कॉलेज जीएन का प्रधान भी रहा है जीवन सिंह। ये नरेश यादव जिसकी पीछे डेथ हुई थी, ये भी एचयू के प्रधान रहे हैं। राजेंद्र शर्मा एचयू के प्रधान रहे हैं, जिसके पीछे कोविड में डेथ हुई थी। कोविड में उसकी मदर की डेथ भी हुई, उसकी भी डेथ हुई। और इसके अलावा जगदीप बराड़ हमारे गांव का था, जो आजकल डायरेक्टर बना हुआ है एग्रीकल्चर में। ऐसे बहुत से किस्से हैं। ये संजीव बालियान भी थी, कुछ यही की देन है, एचयू की देन है, यहीं से इन्हें राजनीति सीखी हुई है, और फिर बाद में उससे काम आ गई मुजफ्फरनगर वाला में। इनकी शादी भी शायद यही पड़ी, लव मैरिज है इनकी मिसी यही पड़ती थी, लव मैरिज। एचयू के बहुत बड़े किस्से हैं, मतलब आप कुछ बताना चाहे? एचयू यूनिवर्सिटी के भी बहुत बड़े किस्से हैं। एचयू में ओपीसी आग रहे हैं,
ओम प्रकाश याग जो सेक्रेटरी लगाए थे, चौटाला साहब ने लगाए थे, उनको भी चौटाला साहब ने लगाया था, क्योंकि वो चौटाला साहब के सेक्रेटरी भी रहे थे, पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे थे। ये तो एलनाबाद में थे शायद किसी गांव के, वो था उसका गांव था जंडवाड़ा ना, नहीं जंडवाड़ा, उनका गांव था, दिमाग से उतर गया मेरे गांव, हारिया और पता नहीं कौन सा गांव। एलनाबाद के नाथुसरी क्या उधर के आसपास था, कोई चोपटा के आसपास। उनका गांव तो था, क्या नाम, जमाल गांव तो नहीं था ना जमाल नहीं था, जमाल नहीं था, और कोई गांव है। उन्होंने चुनाव भी तो लड़ा था मेरे हिसाब से। नहीं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं जो नहीं एलनाबाद चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा था जेजेपी से, वो रहते शायद पंचकुला है। अभय सिंह के, हाँ अभय सिंह के खिलाफ लड़ा था। हाँ अभय सिंह के खिलाफ जब जीतते थे अभय सिंह। अच्छा, एचयू में जैसे अभय सिंह का था इंटरफेयर यार, हाँ ये स्पोर्ट्स में पढ़ते थे, उस वक्त की कुछ बातें हों आपके जो। देखो ये मेरे से सीनियर थे अभय सिंह जी, और स्पोर्ट्स के बच्चे जो है ना मोस्टली स्पोर्ट्स में मस्त रहते थे। हाँ इनको यूज कर लेते थे, जब कोई इलेक्शन आ गया तो इन पहलवाना ने यूज कर लेंगे, ले जाते कभी इलेक्शन में। क्यों पहले इलेक्शन होता था मसलमैन का, अब इलेक्शन मसलमैन का नहीं रहा जी। अब जब से ये टीएन शेषन ने एक अलग सिस्टम चुनाव आयोग को सुधार किया था, उसके बाद से मसलमैन सिस्टम मोस्टली खत्म ही हो गया था। अब तो खैर और ज्यादा हो गया, अब तो इतना ज्यादा दिक्कत ही नहीं रही। अब तो बहुत रेयर है कि आप किसी मतदान केंद्र पे कब्जा कर सकते हो या कोई गुंडागर्दी कर सकते हो, अब ऐसा नहीं है। हमने छात्रान जी से एक चीज सीखी है भाई, एक तो दमन नहीं सहन करते किसी का भी, और किसी की नाजायज बात नहीं सहन करना, छात्र राजनीति की बताता हूँ मैं जी। और हम सामने वाले को वो नहीं समझते भी ये इसका कद बहुत बड़ा है, हमारे बराबर है इस दुनिया में। एक इंसान जो आया ना, हर आदमी को, इस बच्चे में भी उतनी काबिलियत है, आप में भी उतनी, मेरे में उतनी है भाई। आपको कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए भी मैं किसी के सामने जा सकता हूँ, किसी के सामने फेस कर सकता हूँ, किसी भी मतलब अत्याचार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मेरा तो ये कहना है। इसीलिए मैंने कोविड की लड़ाई लड़ी थी। 2 करोड़ रुपए में डॉक्टरों से उल्टे करवाए थे। बिल्कुल 2 करोड़ रुपए मेरे चेक है, बड़ी मिसाल है वो। हाँ चेक है मेरे पास, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं बिल्कुल, हाँ ऑन रिकॉर्ड चेक है मेरे पास। और मैंने किसी को नाजायज तंग नहीं किया। मैंने अनिल विज जी को सरकारी अधिकारी होते हुए इस पे अपने ट्विटर्स के माध्यम से और अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहा था भी एसआईटी का गठन करो। जितने भी हरियाणा में के अंदर ओवर चार्जिंग के केस हैं वो तब सॉर्ट आउट होते जब एक एसआईटी का गठन होता, तो आज अरबों रुपए वापिस होते। लेकिन वो नहीं हुआ, मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, आपने देखो सिद्धांतों को हमेशा आपने प्रायोरिटी पे रखा, और जो आपका तबादला हुआ था जब आप ड्यूटी पर थे, हिसार से परोल भेजा, वो भी आपने किसानों को मतलब समर्थन ही किया था। देखो पोस्ट आपने, मैं एक किसान का बेटा हूँ, आज भी मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है 10 जनवरी 1985 को वो एक्सपायर हुए थे। और हम गांव के नंबरदार भी आज भी हैं। नंबरदारी, हालांकि सरकार ने नंबरदारी खत्म कर दी, पहली बार ऐसा हुआ कि नंबरदारी खत्म कर दी। नहीं तो नंबरदार का काम होता था, जो प्रशासन होता था उसको गांव के प्रत्येक आदमी के साथ उसको कोई काम पड़ता है तो नंबरदारी ड्यूटी लगती थी। नंबरदार या चौकीदार, मान लो सरपंच मौके पे नहीं है तो ड्यूटी नंबरदार या चौकीदार की है। कोई भी अधिकारी कहेगा भी नंबरदार को बताओ भी हम फलाने आदमी का हमें थाने में जरूरत है, वो इंट्रोड्यूस कराता, माध्यम था नंबरदार, माध्यम था। या जिसको किसी पेंशन का देना है अब, तो उसमें भी नंबरदार की बड़ी अहम भूमिका होती थी। थानों में बुलाना है, झगड़ा हो गया तब समझौता करवाना, तो ये बड़ा अहम रोल था नंबरदार का। और गांव के बसाने वाले को नंबरदार बोलते थे पहले। जैसे गांव जो बसाते थे ना, गांव जैसे बुजुर्गों ने गांव बसाए हैं, तभी की ये नंबरदारी चली आ रही है। और इस नंबरदारी को 150 साल पुरानी नंबरदारी को भी इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये बड़ा गलत फैसला है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। मेरे को, मैं बताता हूँ अपना, जनता का नेता जनता के लिए ऐसा पहले होता था। गंगाराम पुनिया जी मुझे कहने लगे, कोविड में एसपी थे उस टाइम। जी कहते यार आप सिक्योरिटी ले लो, आपके रोज पंगे हो रहे हैं। मुझे किस लिए सिक्योरिटी ले लूं, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर रखा है, सिक्योरिटी किस बात की ले लूं। बोले यार आपके झगड़े हो रहे हैं, कभी डॉक्टरों से हो रहे हैं, कभी किसी उससे हो रहे हैं, कभी आप लोगों के पोस्टर लगा रहे हैं उससे हो रहे हैं। माँ जी मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, कर्म की जा फल की इच्छा ना कर। और कर्म में यदि कोई इंसान मर भी जाए तो क्या दिक्कत है। मेरे साथ की एक लड़की डॉक्टर शिल्पी थी, जो जिसकी डेथ भी हुई बेचारी की,
तो दुख है हम इस बात। कोविड में डेथ हुई, मेरे साथ थी बिल्कुल, एपिडेमियोलॉजिस्ट थी वो कोविड में गई थी और न्यूली मैरिड थी, साल एक बार उसको मैरिड हुआ था, तो बेचारी वो भी तो गई है ना, मेरे साथ ही काम करती थी। तो जाना तो ऐसा है, नैन साहब जाना सब न है, लेकिन अच्छे कर्म करके जाओ, एक इतिहास में नाम तो हो जाएगा। बच्चों की किसी की हमने मदद करनी है, किसी का फीस नहीं है पैसे की भरने के लिए, तो अब उसकी मदद करो, ठीक है ना जी। अब ये प्रजा चौक पे मोची बैठा है, कहता जी मेरी लड़की ला कर रही है डॉक्टर साहब, लेकिन किताब नहीं है। मैंने कहा किताब तेरे को मैं दिलाऊंगा। ऐसे ऐसे आप काम करो जी, डाउन टू अर्थ रहो, जमीन से जुड़ो, आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने ये मत भूलोगे आप चले कहाँ से थे जी। तब जिंदगी में कभी भी आप मार नहीं खाओगे। बिल्कुल। अच्छा, अंत में पुनिया साहब, जो मेरे जैसे युवा हैं, मतलब जो 90 के बाद के हैं, तो क्या कुछ शिक्षा, क्योंकि बहुत अनुभव आपके रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को, या फिर जो मेरी उम्र की पीढ़ी है उन युवाओं को खासतौर पर? देखो आज के दिन मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, पैसे की चकाचौंध है ये, और शॉर्ट तक सर्किट अपना रहे हैं जितने भी ये, आप ये मान के चलो ये बदमाशी जो कर रहे हैं ना, बेरोजगारी एक बड़ी भारी समस्या है, उसके लिए तो सरकारें दोषी है बेरोजगारी के लिए। मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, भी कर्म करो, अच्छे कर्म करो, माँ बाप को भी इज्जत करो, सेवा करो उनकी। सवेरे आप नशे से कब बचोगे? नशे से तब बचोगे आप सवेरे उठते ही अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करो जी, ठीक है। उसके बाद अपने, जैसे हमारे बुजुर्ग तो 4 बजे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और हम भी 5 बजे से उठ जाते हैं। मेरा रूटीन है 11 से 5 का, मैं 11 से 5 ही सोता हूँ, 2 घंटे ग्राउंड लगाता हूँ। आप अपने शरीर पे आधा घंटा जरूर लगाए। यदि आप ग्राउंड नहीं जा सकते, रात को देर तक पढ़ रहे हो 1 बजे से 2 बजे तक, तो आप योगा कर लो, योगा में आपको बड़ी ताकत मिलती है। और मेरी तो आपके माध्यम से एक अपील है युवा से, भाई आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओ, अपनी जमीन को ना भूलो। हमारे बच्चे ऐसी ऐसी जगह पहुंच के बड़े बड़े खिलाड़ी बन गए, लेकिन अपने जमीन को भूल गए, धरातल को भूल गए। वो भी तुम कहां से चले थे, आप उस पृष्ठभूमि की जरूर याद रखो, जड़ों को भूल गए। भी आप गांव से चले थे, मान लो मैं अपने गांव से चला था, तो मैं मेरे गांव में आज भी हफ्ते 10 में जाता हूँ, सुख दुख में जाता हूँ, बच्चों के हालचाल पूछता हूँ। बच्चों की किसी की हमने मदद करनी है, किसी का फीस नहीं है पैसे की भरने के लिए, तो अब उसकी मदद करो। मेरे ये आप लोगों से अपील आपके माध्यम से, ये बहुत बड़ी भाई, एक तो एक ईमानदारी, शॉर्ट सर्किट ना अपनाएं, शॉर्ट तरीका पैसे कमाने का ना अपनाएं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी साल 2 साल 4 साल 5 साल की है। ये जो गैंगस्टर बने हैं ये आपको यूज करेंगे, ये चकाचौंध बहुत थोड़े समय के लिए। आप एक ऐसा काम करो, आपके माँ बाप को भी गर्व हो, आपके परिवार को भी गर्व हो। अब लोग कहते हैं जी हमने बेटा चाहिए, वो बेटा कल ना किसी गैंग वार में मारा जावा है, पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाए, फिर क्या क्या जिंदगी रह जाती है? कोई जिंदगी नहीं रह जाती जी। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से अपील है, भी ईमानदारी से काम करो, अपने कर्म करो, अपना शरीर मेंटेन रखो, और भागदौड़ की इस जिंदगी में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ पूरी मेहनत करो, और जमीन को ना भूलो बस, चाहे कितने किसी बड़ी मुकाम पे पहुंच जाओ जी। बिल्कुल, ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत नैन साहब, आपने इतना मेरे को वक्त दिया। नहीं, सौभाग्य है, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से रूबरू हुआ जी। बिल्कुल, और अपने अनुभव शेयर किए जी जी। और इस बात को मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आज आपने छात्र राजनीति के बारे में डिस्कस कराया, जिसको लोग भूल ही चुके थे। बिल्कुल, और भी बात कोई ध्यान में आएगी तो आने वाले टाइम में मिलेंगे। और ये हमारा भी सौभाग्य है पुनिया साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और बहुत सारी चीजें लोगों दर्शकों ने भी सुनी। और क्योंकि देखिए एक वो भी दौर होता था, तो वो पुनिया साहब ने सारी की सारी बातें बताई। हालांकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार सुझाव हमें मिल रहे हैं, तो उन अलग अलग विषयों पर अलग अलग व्यक्तियों से कहीं ना कहीं हम बातचीत इस तरीके की करते रहेंगे। और डॉक्टर रमेश पुनिया जी से हमारी बातचीत और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें। और आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।